Hello everyone, welcome to the 8th episode of MC tutorial series Change Company Information। अगर आपने मेरी प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं एमसी ट्यूटोरियल सीरीज़ के तो प्लीज़ पहले उन्हें जाके देखिए, वरना आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। बिकॉज अब हम कंपनी की इंफॉर्मेशन को एमसी ट्यूटोरियल्स एमसीए पोर्टल पे कैसे चेंज करते हैं मैं आपको वो बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ अगर आपने मेरी वीडियोस पहले नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखिए, ताकि आपको ये वाली थोड़ी अच्छे से समझ में आए। सो हम एमसीए की साइट पर जाते हैं। एमसीए के जो एमसीए सर्विसेज में कंपनी सर्विसेज में ड्रॉप डाउन है, उसमें एक ऑप्शन आएगा चेंज कंपनी इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पर जाके चेंज नहीं करना, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप मतलब कंपनी में क्या क्या चेंजेस पर्टिकुलरली होते हैं। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आपको इस एक विंडो पे सब कुछ अवेलेबल है। सो इसमें 10 क्वेश्चंस हैं जो मैं आज वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूँगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, सब हो गया, अब उसमें कुछ कुछ चेंजेस जो मेन है जो आ सकते हैं उससे रिलेटेड ये डेटा यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट है केएमपी से रिलेटेड की मैनेजर पर्सोनल, जिसमें कि आपके मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, डायरेक्टर्स, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ और सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी आता है। ये सारा केएमपी है। तो अगर इसमें कोई चेंज आता है तो आप एमसीए पे कैसे इंटीमेट करोगे? अ कंपनी कैन इंटीमेट चेंजेस अमंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजिंग वगैरह वगैरह, इन सब में अगर चेंजेस आया तो इन DIR 12 आप किस में करोगे? DIR 12 फॉर्म में आप उनकी चेंजेस को इंटीमेट करोगे विद इन 30 डेज ऑफ सच इवेंट। ये आपको दिख रहा है, इवेंट डेट प्लस 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन सच चेंज टेक प्लेस। सो अगर केएमपी में डायरेक्टर्स और इन सब के रिलेटेड कुछ भी चेंज आता है तो जस्ट यू हैव टू फाइल डायरेक्ट DIR 12 विद इन 30 डेज ऑफ सच इवेंट टू दी ROC। सेकेंड है आपका, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कंपनीज नेम। अब कंपनी के नेम को अगर आपको चेंज करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? जैसे हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हुए रिजर्व यूनिक नेम में अपना नाम रिजर्व कराया था, प्रपोज नेम दिए थे, तो ऐसी एग्जिस्टिंग कंपनी नीड टू रिजर्व द नेम थ्रू रन सर्विस, दैट इज रिजर्व यूनिक नेम सर्विस। ओके, उसके बाद जब वो नाम अप्रूव हो जाएगा, आफ्टर द नेम इज अप्रूव्ड, जब पोर्टल पे आपका आ जाएगा नेम अप्रूव, देन MGT 14 यू हैव टू फाइल इन ऑर्डर टू ऑल्टर MOA एंड AOA। MGT 14 बेसिकली एक फॉर्म है जिसमें जब भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है तो वो आपका MGT 14 फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स टू द रजिस्ट्रार, जब भी आप करते हो, जब भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन किसी भी इवेंट में आपको पास करना होता है, आपको शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी होती है, तो उस केस में आप MGT 14 पास करते हो। सेकेंड, ई फॉर्म INC 24 किस लिए? एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर चेंज ऑफ नेम नीड्स टू बी फाइल्ड टू गिव एन इफेक्ट टू चेंज इट्स नेम। आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए तो आपका INC 24 जाएगा, और जब अप्रूवल मिल जाएगी तभी वो चेंज इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू आई इंटीमेट MCA अबाउट चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ MOA? So again you have to file MGT 14 because you have to pass a special resolution। ओके, सो आपको MGT 14 फाइल करना है ROC को। हाउ डू आई इंटीमेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अबाउट चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी? नाउ अगर आपने एक्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि जब भी हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं तो उसके 4 सर्कमस्टेंसेज होते हैं। फर्स्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आप शिफ्ट कर रहे हो विद इन दी लोकल लिमिट्स, अगर आप लोकल लिमिट्स में चेंज कर रहे हो तो यू नीड टू जस्ट फाइल INC 22 along with first you have to pass board resolution, and then within the specified time you have to file INC 22। तो लोकल लिमिट्स में इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं ही नहीं। आपका लोकल लिमिट में एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रहा है तो जस्ट यू हैव टू डू वन फाइलिंग। Second, similarly, if company wishes to shift
or change its registered office outside the local limits or city, town, village, first you have to file e-form MGT 14 because you have to take the permission from shareholders by passing special resolution. Thereafter, you have to file MGT 14 within 30 days of specified time as the case may be. And then second form जो जाएगा वो जाएगा आपका INC 22 are required to be filed to registrar of companies to give effect of such change. So मैंने आपको बोला चार कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट, अगर आप विद इन लोकल लिमिट्स में करो तो यू जस्ट नीड टू फाइल INC 22, दैट्स इट. बोर्ड रेजोल्यूशन तो हर केस में पहले, क्योंकि बोर्ड अप्रूवल तो पहले आपको लेनी पड़ेगी ना. आप कंपनी में कोई भी छोटा सा काम करते हो, फर्स्ट आपको बोर्ड अप्रूवल तो लेनी है. बट अगर आप विद इन लोकल लिमिट्स कर रहे हो INC 22. सेकेंड, अगर आप लोकल लिमिट से बाहर जा रहे हो थोड़ा बट विद इन दी स्टेट हो, ओके, सो INC 22 and MGT 14. Third, in the case you want to shift the registered office from one state to another or from jurisdiction of one ROC to another, it needs to be following forms. तो उसमें क्योंकि आप स्टेट चेंज कर रहे हो, आप जुरिडिक्शन चेंज कर रहे हो, तो आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज ज़्यादा करनी पड़ेंगी. देखो MGT 2014 एंड MGT 22 ये तो दोनों में सेम है, ठीक है. अब 23 फॉर्म क्या होता है? ये जो आपका 23 फॉर्म है, ये क्या होता है? एप्लीकेशन टू द regional director for approval to shift the registered office from one state to another state or from jurisdiction from one registrar to another registrar within the same state. आपकी स्टेट सेम है बट आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है विद दी फाइल एप्लीकेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर. सो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह यहाँ जो आपकी पावर दी गई है वो रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट करी गई है. आप हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ोगे बट उसमें भी कोई पावर रीजनल डायरेक्टर के पास है, कोई पावर मतलब उनकी नंबर ऑफ अथॉरिटीज़ हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है ना, उनको डेलीगेट कर देता है. तो यहाँ पर INC 23 के लिए जो है वो रीजनल डायरेक्टर को पावर डेलीगेट करी गई है. तो उसमें जब आप उसको एप्लीकेशन देते हो फॉर सच चेंज, फॉर सच शिफ्ट, तो उसके लिए INC 23 जाएगा. INC 28 क्यों होता है? INC 28 नोटिस ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. जब आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है ना, जिससे आपने परमिशन लिया है INC 23, जब उसका ऑर्डर आएगा ना, तो नोटिस ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और एनी अदर, तो जो उसका ऑर्डर जाएगा वो आप फाइल करोगे विद द ROC, ठीक है. INC 22 मैंने आपको बता ही दिया. तो सबसे ज़्यादा जो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस कवर करे उसमें सबसे लंबा प्रोसेस रजिस्टर्ड ऑफिस का था. फिर आते हैं हम, हाउ कैन अ कंपनी इंक्रीज इज ऑथराइज्ड कैपिटल. अ कंपनी कैन इंक्रीज इज ऑथराइज्ड कैपिटल by filing e-form SS7. Similarly, subscribed capital and paid up capital of the company can be increased on filing approval of PS3. तो बेसिकली इसमें क्या है, जब आप ऑथराइज कैपिटल अपनी इंक्रीज करोगे तो SS7 क्या होता है आपका? SS7 होता है नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल. अब यहाँ पे जो आपकी इंक्रीज हो रही है ऑथराइज कैपिटल, तो एक तरीके से ऑल्ट्रेशन हो रही है. तो ऑल्ट्रेशन के केस में अगर शेयर कैपिटल आपकी ऑल्टर होती है तो उस केस में SH7 जाता है, ठीक है. सेकंड जो इसमें जाएगा वो PS3 जाएगा, क्योंकि जब आप एक तरीके से ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहे हो तो पेड अप कैपिटल और आपकी सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ेगी. फिर अलॉटमेंट होगी तो अलॉटमेंट में जो रिटर्न जाएगी वो PS3 में जाएगी, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ पब्लिक कंपनी कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है? MGT 14 जो आपका जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA एंड OA एक साथ जाते हैं. फिर आपका आ जाता है INC 27. INC 27 जो होता है ना, वो कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी जाता है. तो अगर आपको INC 27 कहीं दिखे तो आप जस्ट अपने दिमाग में ये सोचना कि मतलब सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन हो रहा है, या तो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी. उस केस में सिर्फ INC 27 जाता है, अदरवाइज कहीं नहीं जाता. तो इसमें भी दो चीज़ें जाएंगी कि अब इतनी बड़ी चीज़ हो रही है तो MGT 14 जाएगा, शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर INC 27 जाएगा. सेम विद प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. MGT 14 जाएगा ऑल्ट्रेशन के लिए, MOA AOA के लिए, क्योंकि आप शेयर होल्डर्स की परमिशन लोगे. MGT 14 जाएगा रेजोल्यूशन पास होने के बाद, और फिर INC 27 जाएगा क्योंकि कन्वर्जन आपका वैसे वर्सा हो रहा है.
Now, eighth question, what is the process of registering charge or making modification to a registered charges other than those related to debentures? तो इसमें टू रजिस्टर चार्ज जो जाता है वो CHG 1 में जाता है। तो सबसे पहले आप अगर रजिस्टर कराना चाहते हो या मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो रजिस्टर चार्जेस अदर देन दोज ऑफ रिलेटेड टू डिबेंचर्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो आपके डिबेंचर्स वाले होते हैं वो आपका जाता है इन फॉर्म नंबर, 1 सेकेंड, अभी मैं आपको बताती हूँ। CHG 9 में जाता है, सॉरी मैंने बहुत पॉज ले लिया। CHG 9 में जाता है आपका फॉर डिबेंचर्स। तो अगर आप व्हाट इज द प्रोसेस रजिस्टरिंग अ चार्ज, तो आपका CHG 1 में जाएगा। अगर डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स पे आप चार्ज लगा रहे हो तो CHG 9 में जाएगा। हाउ कैन हाउ कैन आई रिपोर्ट रीपेमेंट सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस? तो इन केस यू वांट टू रिपोर्ट रीपेमेंट सेटिस्फेक्शन रजिस्टर्ड चार्जेस, यू नीड टू फाइल CHG 4। CHG 4 बेसिकली होता है पर्टिकुलर्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज देयर ऑफ। तो अगर आपको सेटिस्फाइड हो चुका है तो उसमें CHG 4 जाएगा। Then last question, what is the process of intimating about change in information of a foreign company? Foreign company can change its information by filing FC2 and FC3 and फॉर्म FC2 बेसिकली कब ज़रूरत होती है? जब ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्टर, स्टैच्यू, मेमोरेंडम वगैरह वगैरह, ऑल्ट्रेशन इन प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, ऑल्ट्रेशन इन प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑफ द कंपनी, ऑल्ट्रेशन इन डायरेक्टर्स। तो अगर कोई भी ऐसा चेंज आता है तो FC2 में जाता है। और सिमिलरली FC3 इज रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस इन केस ऑफ एनुअल अकाउंट्स एंड लिस्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय अ फॉरेन कंपनी। तो ये जो पूरा प्रोसेस था चेंज ऑफ कंपनी इंफॉर्मेशन का, वो ये था। ये बेसिक 10 क्वेश्चंस थे जिसमें आप कंपनी की इंफॉर्मेशन, जैसे होता है ना कभी कभी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता एकदम से कि कौन सी चीज़ कहाँ करनी है, तो MCA की साइड पे मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन करा कि FAQs में आपको बहुत कुछ मिल जाता है, लाइक चेंज कंपनी इन्फॉर्मेशन मिल गया तो आप फटाफट देखो इन 10 में आपका कुछ हो रहा है कि नहीं। ये कम से कम बेसिक इतनी गाइड कर देता है बेसिकली कि आपको कौन सा फॉर्म कैसे जाएगा। और फिर आप, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्म्स के लिए, आप फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स में जाओगे, पर्टिकुलर फॉर्म जो यहाँ पे बोला हुआ है वहाँ से डाउनलोड करोगे और इंस्ट्रक्शन किट हर फॉर्म के साथ आती है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इंस्ट्रक्शन किट, जैसे ये 27 की इंस्ट्रक्शन किट है। 27 की इंस्ट्रक्शन किट में सब कुछ दे रखा है, ठीक है, कि उसका पर्पस क्या है फॉर्म का, सेकंड किस किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है, और फिर इंस्ट्रक्शंस टू फिल ई फॉर्म। लाइक फर्स्ट कॉलम क्या होगा, अगर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कंपनी ने मांगा है तो उसके इंस्ट्रक्शंस आपको कैसे फिल करने हैं। ये थोड़ा मतलब थोड़ा मैं कह सकती हूँ लेंदी प्रोसेस होता है। बट अगर आप अभी ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग के बाद आप घर पे आके इस सब चीज़ों को रीड करते हो ना, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। क्योंकि जब आप वहाँ जाते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स तो मेरे अंडर भी हैं, इंटर्न्स मेरे अंडर भी हैं, तो मुझे पता चलता है ना कि जब वो प्रेशर क्रिएट होता है ना तो बच्चा सीख नहीं पाता है। तो इसलिए ये देखिए 28 है, तो इसलिए आप घर जाके थोड़ा सा टाइम दो। मुझे पता है बहुत टीडियस हो जाती है जॉब, बट अगर आप इंटरेस्ट के साथ सीखोगे ना तो कुछ भी टीडियस नहीं होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप साथ साथ में थोड़ी सी नॉलेज घर पे आके ले रहे हो या वहीं ले रहे हो, सीखो। अगर जब तक सीखने की इच्छा नहीं होगी ना अंदर से तो हर चीज़ बोझ लगेगी। सो जब आप CS कर रहे हो तो यू शुड लव कंपनी लॉ, यू नो। सो ये पूरा चेंज कंपनी इंफॉर्मेशन पे एपिसोड था। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, okay, please do subscribe my channel. And if you have any doubts regarding notes or topics, just DM on my Instagram legal brainry। मैं आपकी क्वेरीज जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और मैंने बहुत सारे नोट्स में डेटा बैंक में पड़े हुए हैं, हैंड रिटन नोट सिंप्लीफाइड इन टेबुलर और चार्ट फॉर्म, जो आपको हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।